हाय। तो अभी कल चिल्ड्रंस डे था और इस दिन सब लोग अपने अपने बचपन में चले जाते हैं। चिल्ड्रंस डे वाले दिन सब माफ होता है। हर बच्चे में एक भगवान का रूप होता है। कोई भी कभी किसी बच्चे को तकलीफ ना पहुंचाए। बचपन में सब लोग एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, मूवीज भी वैसे ही देखते हैं। सब लोग अपनी ही बनाई इमेजिनेशन में खुश रहते हैं कि मैं बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनूंगा, स्पेस ट्रैवल करूंगा, नए नए प्लैनेट्स पे जाके वहां के लोगों से मिलूंगा। और कोई कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, बहुत सारी इन्वेंशंस करूंगा, कितरेत्सु वाली टाइम मशीन बनाऊंगा। ऐसे ही मेरे किसी दोस्त को डिटेक्टिव बनना था, किसी को फिल्म स्टार, और मुझे रेड रेंजर बनना था। या आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, इट इज व्हाट इट इज। तुम लोगों ने सोचा होगा कि तुम्हें हॉगवर्ट्स से कोई लेटर आएगा, पर मैं एसपीडी के ऑफर का वेट कर रहा था। फिर मुझे स्कूल में हाउस ड्रेस भी रेड मिली। मैंने कहा हो रही है, शुरुआत हो रही है। बस ये आदमी समझ सकता था मेरे दिल का हाल। रेड रेंजर ही क्यों करे? बहुत सी वजह है सर। मैं टेस्कोस, वेपनरी और लड़ाई में सबसे बेहतर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सर, मेरे डैड रेड रेंजर थे और बचपन से ही मैं अपने डैड की तरफ बनने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। रेड रेंजर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा भी रेड रेंजर थे, वो तो बाद में पता चला वो मिर्चों का व्यापार करते हैं। अगर मैं सिड को रेड रेंजर बनाऊं तो क्या तुम उसका ऑर्डर मानोगे? सर वो एक लड़की है। क्या मतलब इसका? मतलब क्या इसका? So you guys probably don't know me, so I'm Gorshak and आज मेरा मन है कुछ बचपन से रिलेटेड नॉस्टैल्जिक बातें करने का। I specially want to talk about some movies जो कि मैंने बड़े ही शौक से बचपन में देखी थी and I'm sure आप में से बहुत सारे लोग उन सब मूवीज से रिलेट करते होंगे कि अगर आप अराउंड मेरी एज ग्रुप के हो तो आपका इन सभी मूवीज से एक कनेक्शन जरूर होगा। मैं उन मूवीज की बात कर रहा हूँ जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली थी, इसलिए इनमें से कुछ को तो हमने कार्टून चैनल्स पर देख रखा है। तो हमारी पहली मूवी है चैन कुली की मैन कुली। अगर तुम एक क्रिकेट लवर हो और तुमने ये मूवी नहीं देखी तो लानत है तुम्हारे मुंह पे। तुम बेटा मैच पे सट्टे ही लगाओ जाके। इवन नॉन क्रिकेट फैंस लाइक दिस मूवी। तो भाई अगर आपने बचपन में कभी धोबी वाला बल्ला भी उठाया है तो आई एम श्योर कि आपने इस मूवी के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। दिस मूवी इज अबाउट एन ऑर्फन बॉय नेम्ड करण जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ एक अनाथालय में रहता है। तो वहां सभी बच्चों को वहीं के काम करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह। और वहां पे सभी बेचारे बच्चे इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि काश कोई फैमिली आए और उन्हें अडॉप्ट करके ले जाए। कोई आज आ जाए, मम्मी डैडी मेरे बन जाए और मुझे अपने घर ले जाए। सैड कर दिया यार। बट फिर एक पुराने खिलौनों की पेटी से करण को एक बैट मिलता है एंड फॉर व्हाटसोएवर रीजंस उस बैट में कुछ पावर्स आ जाती हैं जिससे वो बन जाता है करण का मैजिक बैट। तो उस मैजिक बैट की खास बात ये है कि सामने कितना ही खतरनाक बॉलर हो, अगर आप इस बैट से खेल रहे हो तो सीधा बाउंड्री जाएगी। तो जब ये एबिलिटी इंडियन क्रिकेट टीम का एक कोच देखता है तब वो सोचता है कि करण इज अ फिनोमिनल प्लेयर। वो लोग उसको टेस्ट करते हैं और वो छक्के ही चौके मारता है और फिर वो सीधे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये मूवी बहुत आती थी पोगो टीवी पे। सब सोचते थे कि यार कहाँ मिलेगा ऐसा जादुई बैट। तभी के टाइम पे मेरे स्कूल में एक लड़का आके बोला कि एक्चुअली में ये मूवी तो सचिन तेंदुलकर की बायोपिक है। आई वाज लाइक क्या सचिन तेंदुलकर अनाथ है? पर भाई ये मूवी देखने में मजा बहुत आता था, पता नहीं कितनी बार देखी हुई है। इसमें मेरा फेवरेट सीन है वो होटल रूम वाला कि जब कैप्टन उसको बताता है कि तुम रूम में बैठ के कॉल करो और जो मर्जी चाहे मंगवा लो, फिर वो एक के बाद एक ऑर्डर की लाइन लगाता है। तो भाई एक 5 स्टार होटल में कुछ भी मंगवाते जाओ, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। स्टिल अ ड्रीम ऑफ मेनी मिडिल क्लास बॉयज एंड गर्ल्स टू। एंड इस मूवी का जो सॉर्ट ऑफ विलन था राघव दादा, वी ऑल हेटेड दिस गाय। हमारा बचपन गुजरा ऐसे गालियां देते हुए। कुत्ते का बच्चा जेलसी में आके करण का बैट तोड़ देता है। मगर इस चीज को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। दैट राघव दादा वाज द फर्स्ट इंडियन जिसने क्रिकेट में चीटिंग बंद करवाई। तो मूवी में काफी होलसम मोमेंट्स थे। जब वो अपने आइडल कपिल देव से मिलता है, अपने ऑर्फनेज के दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेके जाता है एंड जब वरुण के अपने फादर के साथ रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, क्योंकि करण जो कि एक अनाथ बच्चा है अनजाने में ही वरुण को अपने पेरेंट्स की अहमियत रियलाइज करवाता है। लेकिन यू हैव मेड मी रियलाइज करण दैट नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, यू ऑलवेज नीड योर डैड। एंड फाइनली जब वरुण और उसकी गर्लफ्रेंड करण को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं। सो इट वाज अ कंफर्ट फिल्म फॉर अस। नेक्स्ट फिल्म भूत अंकल। भाई ये तो अलग ही पिक्चर है। जो लेट 90s और अर्ली 2000s वाले हैं ना, उन्हें ये मूवी बड़े अच्छे से याद होगी। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो शायद तुम्हारा बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा है गाइस। भाई साहब आज भी YouTube पे 26 मिलियन व्यूज है। इतने तो जैकी श्रॉफ की सुपरहिट फिल्म पे भी नहीं है। इन दिस फिल्म आवर प्रोटैगनिस्ट इज अ किड नेम्ड श्याम जिसके भी माँ बाप नहीं है। एक तो बच्चों की मूवीज में ये माँ बाप वाला एंगल सीधा यहाँ हिट करता था। तो श्याम अपने मामा मामी के साथ रहता। उसके मामा तो सही है लेकिन उसकी मामी, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, पर साली कितनी कमीनी और दोगली औरत थी। अगर कल से लेट किया तो ये दोनों टांगे ना वो तोड़ के हाथ में रख दूंगी, समझा?
नमक हराम। चल। उसकी मामी उस पर बहुत जुल्म करती है, नौकर की तरह रखती है, जीना हराम कर रखा है बेचारे का। निकम्मे, बर्तन धो। भाई श्याम की मामी से ही टॉक्सिसिटी का जन्म हुआ है। तो श्याम हमारा भाई, उसकी जिंदगी में क्या टेंशन पहले ही कम थी, फिर उसके बाद उस शहर का एमएलए और उसका बेटा उसके पीछे पड़ जाते हैं गलत इंजाम में, फिर वो उनसे बच के भागता है। बचते बचाते उसे एक भूतिया लाइट हाउस में छुपना पड़ जाता है और वहां पे उसे एक बहुत सालों पहले चोरी हुई एक मूर्ति दिखती है, जिसके बारे में वो सोचता है कि क्यों ना इसे वापस मंदिर में ले जाया जाए। तो जब वो उस मूर्ति को उठाता है तब वो अनजाने में एक श्रापित भूत को आजाद कर देता है और वो भूत होता है जैकी श्रॉफ। और उसकी भी अपनी बैक स्टोरी है कि 100 साल पहले वो एक समुद्री डाकू, एक बहुत खतरनाक पायरेट हुआ करता था। इतना बड़ा पायरेट कि जैक स्पैरो इनके ट्यूशन पढ़ने आता था और श्याम उसको अनजाने में आजाद करा देता है। इसलिए भूत अंकल श्याम की हर चीज में मदद करते हैं। फिर आता है ये आइकॉनिक गाना, तुम में से बहुतों को नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा। और फिर भाई साहब एंड की जो फाइट है, समंदर गोपी चंदन बन जा हीरो मस्त कलंदर। दिस इज माई चाइल्डहुड गाइज। एंड फिर मंदिर में मूर्ति की स्थापना होने के बाद भूत अंकल को फाइनली मुक्ति मिल जाती है। कर हमें तारीख गुजर देगा भूत अंकल। हम सब आपको बहुत मिस करेंगे भूत अंकल। एंड इसी कॉन्सेप्ट से सिमिलर एक और मूवी है जैकी श्रॉफ की ही, भूत एंड फ्रेंड्स। वो इसके बाद आई थी, वो भी सही फिल्म है। तो अब चलते हैं अगली मूवी पे, जो कि ये प्रॉपर किड्स मूवी तो नहीं है, बट फिर भी हमारी जनरेशन इस मूवी को काफी पसंद करती है क्योंकि ये काफी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है इसमें। मूवी है गॉड तुस्सी ग्रेट हो। सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स के होने के बावजूद भी ये फिल्म कमर्शियली अनसक्सेसफुल रही। पर मूवी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था। एक बंदा है अरुण प्रजापति, जो कि अपनी अनफेयर लाइफ से तंग आ चुका है। जहां पर कुछ भी चल रहा हो, एक पॉइंट पे उसी के साथ सब कुछ गलत होने लगता है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। हे मालिक, इसके ऊपर मुसीबत ही आती रहती है। उसको लगता है कि भगवान सिर्फ उसी को परेशान देख के खुश होते हैं। क्यों? अरे क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मेरे साथ? कब छोड़ोगे मुझे अकेला? और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि भगवान को रिसोर्सेज ढंग से बांटने नहीं आते। जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये तुम्हारा इंसाफ है? बुरों का भला कराते हो और भले का भला नहीं कराते हो। देखा, जिनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है उन्हीं को पैसे देना, जिनको पैसों की जरूरत है उन्हें कभी मत देना। तो आगे मूवी में भगवान खुद आके, गॉड हिमसेल्फ गिव्स हिम द पावर टू ऑपरेट दिस वर्ल्ड। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे डिसीजंस गलत लगते हैं तो फिर इस दुनिया को तुम मुझसे बेहतर चला के दिखाओ। तो अब अगले 10 दिनों के लिए वो गॉड बन जाता है। तो अब वो लिटरली कुछ भी कर सकता है। तो मूवी में काफी मजेदार सीन्स हैं, एटलीस्ट बचपन में देख के तो बड़ा मजा आया था। जैसे कि वो टेररिस्ट और हॉस्टेजेस वाला सीन, जिसमें सलमान खान कुछ बच्चों को बचाने जाता है। फिर बड़े होने के बाद पता चला कि ये कॉन्सेप्ट इन लोगों का ओरिजिनल नहीं है। हॉलीवुड में जिम कैरी की एक फिल्म है ब्रूस ऑलमाइटी, इस मूवी का रीमेक है गॉड तुस्सी ग्रेट हो। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट फिलोसॉफिकली एंड बाय इंप्लाइंग अ मैसेज टू द ऑडियंस, ब्रूस ऑलमाइटी इज अ बेटर फिल्म। ये मूवी जो कहना चाहती है वो अच्छे से दिखा पाती है। लेकिन गॉड तुस्सी ग्रेट हो में थोड़ी इनकंसिस्टेंट राइटिंग है। लेकिन अगर सिर्फ कॉमेडी की बात करें तो वैसे तो जिम कैरी की मूवीज में कॉमेडी बढ़िया होती है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गॉड तुस्सी ग्रेट हो अपर हैंड ले जाती है। जैसे कि सोहेल खान, राजपाल यादव, इन लोगों का काम काफी बढ़िया लगता है। इस मूवी के जोक्स बेटर फील होते हैं। तो गॉड तुस्सी ग्रेट हो की एंडिंग में भी सलमान खान ये सोचता है कि मैं सबकी विश पूरी कर दूंगा और सब लोग खुश हो जाएंगे, और फिर वो सबकी विश पूरी कर देता है और आसपास खुशियों की जगह तबाही मच जाती है। अपनी मूवी के थीम को ब्रूस ऑलमाइटी काफी बेहतर तरीके से दिखाती है। लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो दोनों ही मूवीज की थीम ये है कि गॉड ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, सबके लिए कोई ना कोई प्लानिंग जरूर होती है। लेकिन तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारे पास गॉड का पावर था, लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग इंसानों का ही रहा। तुम गॉड नहीं और उन प्रजापति ही बने रहे। मुझे पता चल गया कि आपने जिसको जितना दिया है उसके लिए उतना ही अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिए। और अगर हम कोई चीज मांगे और वो हमें ना मिले तो इसका मतलब हो सकता है कि हम उस चीज को रिसीव करने के लिए मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है। कई बार चीजें तभी मिलती हैं जब आप उनको डिजर्व करते हो। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे तो पसंद ही आई थी। मैं तो हर इंसान के अंदर हूं, सिर्फ देखने की नजर चाहिए।
तो अब लिस्ट में जो अगला नाम है वो एक बड़ी मजेदार फिल्म थी, तकदीर वाला। तकदीर वाला मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है जिसमें एक माँ बेटे को दिखाया गया है जो कि एक जमाने में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के चलते वो अब काफी गरीब हो चुके हैं। जो मेन बंदा है उस पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है और उस पर कोई काम नहीं है, लेकिन उसका एक ही सपना है कि मेरे को वो पैलेस दोबारा खरीदना है जिसमें हम रहा करते थे। तकदीर ने उसकी सुन ली और यमलोक से गलती से एक किताब नीचे आके गिर जाती है जिसका नाम होता है भविष्यवाणी। वैसे वो किताब बहुत बड़ी है, देवता उससे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान उस किताब को पढ़ता है तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर देख सकता है। तो फिर उसे पता चलता रहता है कि कौन सी लॉटरी जीतेगी, कौन सा घोड़ा जीतेगा, वो उन पे पैसा लगाता जाता है और करोड़पति बन जाता है। ये ले 1 लाख रुपए मेरी तरफ से अपने चमचों को चाय पिला देना। ओके। मगर फिर स्वयं यमराज और चित्रगुप्त जी को खुद यमलोक से उतर के धरती पर आना पड़ता है भविष्यवाणी किताब को ढूंढने। इसमें यमराज और चित्रगुप्त की जोड़ी को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया है। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। प्लेड बाय लेजेंडरी एक्टर्स कादर खान एंड नसरानी, जो कि दोनों ही कॉमेडी के सूरमा हैं, और स्पेशली कादर खान ने तो अलग ही कैरेक्टर प्ले किया है। बड़ी मजेदार फिल्म है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देखनी चाहिए। तो वो वाले सीन्स मुझे बड़े पसंद आते थे जब यमराज का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ के लोगों से होता था, जिसमें एक सीन में यमराज गोलियां, ग्रेनेड सब खा जाते हैं। बिकॉज ही इज इनविंसिबल। यमराज आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए एक सीन में वो हमारे सूरज के अंदर ब्रूस ली की आत्मा डाल देते हैं। अच्छी मूवी है, बहुत बार देखी हुई है, बड़ा मजा आता था देखने में। वैसे ये भी एक रीमेक है एक साउथ इंडियन फिल्म का जिसका नाम है यमलीला, पर ओवरऑल मजा आया। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारी अगली फिल्म है वो एक प्रॉपर किड्स मूवी है। वाह, लाइफ हो तो ऐसी। वैसे तो ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हैं इस फिल्म से। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर बड़ा ही हंसमुख बंदा होता है जिसपे अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसकी फैमिली में काफी लोग हैं और सब आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, मगर एक दिन अचानक से एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और उसको लेने आते हैं यमराज ताकि उसको स्वर्ग तक छोड़ दे। लेकिन उसकी डेथ इतनी अचानक हुई थी कि वो इतना शौक में था कि वो स्वर्ग तक जाने के लिए तैयार नहीं था। तो वो बहुत प्रार्थना करके बड़े हाथ पैर जोड़ के यमराज को मना लेता है ताकि वो 7 दिन तक धरती पर रह सके और जो भी अधूरे काम रहे हैं उन्हें पूरा कर सके। सो द होल मूवी इज अबाउट दैट हाउ ही हेल्प्स हिज फैमिली इन अ घोस्ट फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ हिज फैमिली प्रॉब्लम्स। अगर आज आप इसको देखोगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा चाइल्डिश कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मूवी कहीं ना कहीं बच्चों को टारगेट करती है। तो हाँ, अगर मैं आज इस मूवी को दोबारा देखूंगा तो इसमें मुझे कई सारी कमियां दिखेंगी, मगर इस मूवी से जो यादें जुड़ी हुई है, जो नॉस्टैल्जिया है, उसके आगे सब कुछ दब जाता है। एट द एंड इट वाज अ होलसम फिल्म। जैसे कि एंड के सीन में जब यमराज आदि को पावर देते हैं कि वो 5 मिनट के लिए ह्यूमन फॉर्म में अपनी फैमिली से मिल सकता है, और वहां पे उसका और उसकी फैमिली का प्यार देखकर यमराज खुद पिघल जाते हैं। तुम्हारी जगह मुझे ले जाए ना, वैसे भी तो मैं यहाँ पे पहुंचूं। नहीं दादी, तुम्हारी जरूरत सबको है। यमराज जी, आप मुझे ले जाइए। नहीं यमराज जी, आप मुझे लेकर जाइए। मेरे मम्मी पापा भी तो वहाँ हैं। चाचू की यहाँ सबको जरूरत है। हाँ यमराज जी, आप चाचू को छोड़ दीजिए, आप मुझे लेकर जाइए। और उसे बख्श देते हैं। रह जाओ उधर। क्या? इन सबको तुम्हारी जरूरत है, जाओ, संभाल लूंगा। रह जाओ, जाओ। एंड सब मेटा जोक्स। हेलो एवरीबॉडी। संजय दत्त हैं? कौन है वो? मैं फेड अप हो गया मालूम। अगली बार संजय दत्त तुमको मिलेगा ना तो उसको बोलना वो यमराज की तरह दिखता है। ओके। बाय दोस्त। आदि, ए आदि, ए रोना नहीं, हाँ रोना नहीं। हमें छोड़ के मत जा। कैसी बातें कर रहा है तू? Cringe. So, the best part about this movie, that it gave us the most remarkable version of Hanuman Chalisa by a legendary singer Shankar Mahadevan. Shri Guru Charan Saroj Raj. Absolute masterpiece, जिसे सालों तक याद रखा जाएगा।
और इसी पॉइंट पे आती है हमारी बोनस फिल्म। ये 5 मूवीज तो हैं, लेकिन इन सब के ऊपर भी एक मूवी बैठी है। जो गैस कर ले, मैं मान जाऊंगा कि असली बचपन तो उसने जिया है। इट वॉज रिलीज्ड इन 2005, हनुमान। भाई ये मूवी में डीवीडी प्लेयर में लगा के देखता था। इस मूवी से मेरा और बहुत सारे लोगों का पर्सनल कनेक्शन तो है ही, लेकिन ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि इस मूवी को रिलीज हुए 20 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज तक 2024 में भी अभी तक हनुमान जी के कैरेक्टर पर इतनी अच्छी फिल्म नहीं बनी है। आज अगर आप इसको देखोगे तो इसका एनिमेशन आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, वही इकलौता इसका नेगेटिव पॉइंट है। पर मुझे ये फिल्म इतनी ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें रामायण के बारे में एक एक डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेटली डाली गई है। मात्र 3 करोड़ में बनी हुई फिल्म, इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही बारीकी से लिखी गई है। भाई देखो, जैसे मैं अब खुद रामायण पढ़ चुका हूँ, तो अब जब मैं इस मूवी को दोबारा देखता हूँ तब मुझे ध्यान में आता है कि हाँ, इस मूवी के राइटर्स ने कितना अच्छा काम करा है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे रामायण की जीरो नॉलेज हो, बिल्कुल जीरो, जिसे ये नहीं पता राम जी कौन है, जिसे नहीं पता हनुमान जी कौन है, कोई ऐसा इंसान भी अगर इस फिल्म को देखेगा तो वो रामायण जो कि इतना बड़ा ग्रंथ है उसके बारे में 60 से 70% ऐसे ही जान जाएगा। इनकी तरह थोड़ी कि 600 करोड़ का बजट बनाया, सारा पैसा मिल बांट के खा गए और जो बचा टक्स पेंट से मूवी बना के दे दी। और स्क्रिप्ट ऐसी लिखी कि अगर आप सब पढ़ा के गए हो तो भी कंफ्यूज हो जाओ, और ऊपर से धर्म के नाम पे नौटंकी अलग करके दिखा रहे हैं कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। आदि पुरुष मूवी को देख के हनुमान जी ने खुद बोला होगा, कमीने बेशरम। ये होती है असली क्रिएटिविटी। मूवी में रामायण के लिए कलरफुल सी थीम है, मुकेश खन्ना का तगड़ा नरेशन, बेहतरीन बीजीएम और गाने। आई रिकमेंड दोबारा देखो जाके, हनुमान जी से उपदेश सीखने को मिलेंगे। अपन इंडियन लोग हैं जिनको हनुमान की वैल्यू नहीं मालूम है। और इस वीडियो में जितनी मूवीज की बात करी है वो सब यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो आप कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं, जो कि टॉप 5 लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन वो भी काफी अच्छी नॉस्टैल्जिक फिल्म्स है। बाल गणेश, ओ माय फ्रेंड गणेशा, अलादीन, रोड साइड रोमियो, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, फंटुश, जजंत्रम ममंत्रम एंड टूनपुर का सुपर हीरो। अबे भाई, मैं इसको कैसे भूल गया, टार्जन द वंडर कार, एब्सोल्यूट क्लासिक। तो बस इसी के साथ आई गेस आज की वीडियो खत्म करनी चाहिए। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, हमने कुछ कंफर्ट फिल्म्स और नॉस्टैल्जिक फिल्म्स की बात करी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं काफी अलग कंटेंट बनाता हूं, तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए थैंक यू, पीस, हम आउट।